रूस यूक्रेन जंग में एक बड़ा अपडेट सामने आया। यूक्रेन ने अपनी ट्रैम बीटा मिसाइल को अपग्रेड करने के लिए कमर कस ली है। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के हथियारों पर निर्भर ज़ेलेंस्की इस बात को समझ चुके हैं कि ट्रंप की शपथ के बाद चीजें बदल जाएंगी। ऐसे में अगर अमेरिका ने कीव का हाथ छोड़ा तो फ्रांस और ब्रिटेन भी पीछे हट जाएंगे। तो वहीं ट्रैम बीटा मिसाइल को अपडेट करने की खबर पुतिन के लिए चिंता की बात है, क्योंकि इसकी रडार में मॉस्को भी आ जाएगा। यूक्रेन अगर इस मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन तैयार कर लेता है तो रूस के लिए बड़ा खतरा साबित होगा। तो आज पुतिन के सबसे बड़े खतरे और के प्लान और ट्रंप की वापसी पर बनने वाली नई संभावनाओं और आशंकाओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखें। रूस यूक्रेन में तबाही की जंग, कोरे सपने, शांति की बात, तबाही की चिंगारी सब राख। रूस को हो रहा भारी नुकसान, जीत कर भी हार जाएंगे पुतिन। रूस यूक्रेन युद्ध लगातार घातक होता जा रहा है। तबाही के नए नए हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है। पुतिन लगातार तबाही की नई इबारत लिख रहे हैं। यूक्रेन अपने मुंहतोड़ जवाब से रूस को तार तार कर रहा है। ट्रंप की वापसी के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अब 3 साल खत्म होने वाला है। लेकिन साल 2024 रूस के लिए काफी मुश्किल सा रहा है। हालांकि यूक्रेन के डोनेट्स्क पर रूस ने कब्जा कर लिया है। युद्ध में रूस को नुकसान, 4,27,000 रूसी सैनिक घायल हुए या मारे गए। रूस ने पिछले साल हर दिन खोए 1180 सैनिक। हजारों बख्तरबंद लड़ाकू वाहन यूक्रेन ने किए बर्बाद। 3,689 रूसी टैंक, 13,000 से ज्यादा तोपें नष्ट। नौसेना के 5 जहाज, 458 छोटे जहाज डूबे। बौखलाए रूस का पलटवार, कीव पर 200 से ज्यादा हमले, 1300 रूसी ड्रोन हमले, 200 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें दागी, 46 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। लेकिन जिस रफ्तार से रूसी सेना लड़ रही है उसे युद्ध में फिलहाल यूक्रेन को हराना काफी मुश्किल लग रहा है। रूस ने कुर्स्क, बेलगोरोड, ब्रांस्क क्षेत्रों और क्रीमिया में 12 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। साथ ही रूस ने कब्जे का नया मोर्चा भी खोल दिया है। पुतिन का प्रचंड फरमान, यूक्रेनी सेना के गढ़ पर निशाना, पूरा खोप पर रूस का कब्जा। यहां औद्योगिक क्षेत्र, ताप विद्युत संयंत्र पर हमला। पूर्वी दक्षिणी यूक्रेन को जोड़ने के लिए अहम। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 2 सप्ताह बाद शपथ लेने के मद्देनजर युद्ध में अनिश्चितता नजर आ रही है। किसी भी संभावित शांति वार्ता से पहले युद्ध क्षेत्र में बढ़त बनाने के लिए दोनों पक्षों द्वारा प्रयास तेज हो गए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस की राजधानी मॉस्को तक मार करने के लिए यूक्रेन अपने क्रूज मिसाइल ट्रैम बीटा को अपग्रेड कर रहा है। यूक्रेन तैयार कर रहा है मौत का हथियार। क्रूज मिसाइल ट्रैम बीटा को अपग्रेड कर रहा है यूक्रेन। मॉस्को तक मार करने में सक्षम ट्रैम बीटा। क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता 145 किलोमीटर। ट्रैम बीटा का अपग्रेडेड वर्जन तैयार कर रहा है यूक्रेन। अपग्रेडेड वर्जन 650 किलोमीटर तक सकेगा। अभी युद्ध में यूक्रेन अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से दिए गए लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका ने उसे अपनी आर्मी टेक्निकल मिसाइल सिस्टम, जिसे कि ATCMS कहा जाता है, और ब्रिटेन ने अपनी स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। यूक्रेन के पास फ्रांस की स्कॉल्प इजी मिसाइल भी है। मौत का सामान ATCMS मिसाइल, इसका दूसरा नाम MGM-140 आर्मी टेक्निकल मिसाइल है। लंबी दूरी की सुपरसोनिक टेक्निकल बैलिस्टिक मिसाइल। 13 फीट लंबी इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर। यूक्रेन रूस के खिलाफ इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आगे यानी कि 20 जनवरी के बाद वो ऐसा कर पाएगा, इस पर संदेह है। राष्ट्रपति बनने के बाद हो सकता है कि ट्रंप अमेरिकी मिसाइलों के इस्तेमाल पर रोक लगा दे। ट्रंप की वापसी से पहले तबाही, ट्रंप के आने से युद्ध में आ सकता है बदलाव। ट्रंप अमेरिकी मिसाइलों के इस्तेमाल पर रोक लगा सकते हैं।
अमेरिका के पीछे हटने से ब्रिटेन, फ्रांस हाथ खींच सकते हैं। यूक्रेन के पास लंबी दूरी की मिसाइलों का विकल्प नहीं बचेगा। यूक्रेन खुद तैयार कर रहा है लॉन्ग रेंज मिसाइल। यूक्रेन अपनी क्रूज मिसाइल ट्रेम बीटा को कर रहा है अपग्रेड। जाहिर है इस मिसाइल के तैयार हो जाने के बाद पुतिन यूक्रेन की रेंज में आ जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन इस क्रूज मिसाइल को उन्नत बनाने के लिए तेजी से काम पर लगा है। युद्ध जिस तरह से आगे खींच रहा है और जिस आक्रामकता के साथ युद्ध में आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों की जरूरत महसूस हो रही है। जाहिर है लंबी दूरी की ट्रेम बीटा मिसाइल यूक्रेन की सैन्य ताकत में काफी इजाफा करेगी। रूसी राजधानी मॉस्को, उसके कई बड़े शहर और संयंत्र इसके जद में आ जाएंगे। इसमें आधुनिक लंबी दूरी वाली मिसाइलों जैसी सटीकता भले ही ना हो, लेकिन ये रक्षा और कारोबारी संयंत्र जैसे रूस के बड़े प्रतिष्ठानों पर निशाना बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो पल पल बदलते समय के साथ यूक्रेन और रूस के युद्ध की जो स्थिति है वो भी बदलती जा रही है। इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान से आपका परिचय करवा देते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। मेरा पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि यूक्रेन तैयारी कर रहा है ट्रेम बीटा मिसाइल को अपग्रेड करने की। अगर ये मिसाइल अपग्रेड हो जाती है तो रूस के लिए कितना खतरनाक साबित होगा और कितना चिंता का विषय है? जी हाँ माधुरी जी, रूस यूक्रेन के युद्ध को अब 1048 दिन हो चुके हैं। ऐसे में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन जाएंगे 20 जनवरी को, तो कीव में जेलेंस्की और उनके एडवाइजर्स को लग रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप पहले जैसे भारी भरकम हथियार सप्लाई करने से थोड़ा सा वंचित कर दें या थोड़ा ढीला कर दें। अभी भी यह आकलन लगाया जा रहा है कि अब तक जो लॉन्ग रेंज जमीन से जमीन पर मार करने वाले जो वेपन सिस्टम्स थे, जैसे कि स्टॉर्म शैडो हो गया या स्कैल्प मिसाइल हो गया या एटैकमस मिसाइल हो गया, इनकी जो सप्लाई है अब तक थोड़ी कम की तरफ ही रखी है। अगर आप देखें पिछले 15 दिन या 10 दिन के युद्ध में अचानक से एटैकमस मिसाइल के इस्तेमाल करने की जो रेट थी वो कम हो गई है। तो इंटेलिजेंस सूत्र ये बता रहे हैं कि महज शायद सिर्फ 50 एटैकमस मिसाइल यूक्रेन के पास बचे हैं और इसके बाद नई खेप अमेरिका से कब आएगी उसकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से। हाँ, इसीलिए शायद यूक्रेन अपने यहाँ पर मेक इन यूक्रेन के तहत लंबी दूरी तक फायर करने वाले ड्रोन्स, मिसाइल्स, रॉकेट बनाने की कोशिश कर रहा है। ट्रेमलिना का नाम हमने पहले भी सुना है। यूक्रेन ने इसका इस्तेमाल बहुत सक्सेसफुली किया। 200 किलो की मिसाइल होती है। ये अपने आप लॉन्च के बाद एक इंजन की मदद से, एयर ब्रीदिंग इंजन है, पल्स जेट इंजन, उसकी मदद से उड़ता है, बहुत आवाज करता है और करीबन अब तक ये आकलन था कि इसकी रेंज 145 किलोमीटर है जी। अब लगता है कि शायद यूक्रेन कोशिश करके इसकी रेंज, जैसे कि आपने बताया, 650 किलोमीटर करने वाला है जी। तो फिर तो मॉस्को भी इसकी जद्दोजहद में आ जाएगा। लेकिन एक चीज एज ए डिफेंस एक्सपर्ट मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, एक तो एटैकमस में जो फिलहाल जो वॉरहेड है वो 20 किलो का है। मेरे ख्याल से इसका रेंज बढ़ाने के लिए वॉरहेड को और छोटा करके 10 किलो किया जा रहा है। उससे क्या होगा, इसकी प्रहार शक्ति कम हो जाएगी। ये सिर्फ जमीन के ऊपर वाले टारगेटों को क्षति पहुंचा पाएगा, जमीन के अंदर घुसकर जो टारगेट हैं उनको शायद क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन सर, के लिए क्या इस मिसाइल को यूक्रेन आसानी से अपग्रेड कर पाएगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। हाँ माधुरी जी, आपने बहुत दुरुस्त सवाल पूछा। जब किसी मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड किया जाता है तो 3-4 चीजें अपग्रेड होती हैं जी। एक तो उसकी रेंज बढ़ाई जाती है। रेंज बढ़ाने के लिए उसमें ज्यादा फ्यूल डालना पड़ता है। जब उसमें ज्यादा फ्यूल डालते हैं तो वॉरहेड की जो एक्सप्लोसिव है उसके अंदर, उसकी तादाद थोड़ी कम करनी पड़ती है। तो यही भी आशंका है कि अपग्रेड करते समय इसका वॉरहेड जो फिलहाल 20 किलो का है उसको हल्का करके 10 किलो करना पड़ेगा ताकि ये एडिशनल फ्यूल ले जा सके, ताकि इसकी रेंज बढ़ सके। तो ऐसे में इसकी मारक क्षमता थोड़ी कम हो काफी कम हो जाएगी। मैं दर्शकों को कंपैरिजन के लिए बता देता हूं कि जो अमेरिकन एटैकमस मिसाइल है, एडवांस टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, जो फायर करता रहा है यूक्रेन इतने सक्सेसफुली अभी तक, उसके अंदर 300 किलोमीटर घुसकर, उसमें जो वॉरहेड है वो 230 किलो का है।
तो कहाँ एटैकम्स का वॉरहेड जो कि 230 किलो का एक्सप्लोसिव है, और अभी जो ट्रेमलिना है इसका वॉरहेड महज 20 किलो का है, शायद घट के 10 किलो का हो जाए। तो ठीक है, मॉस्को तक पहुंच जाएगा, लेकिन क्षति पहुंचाने की क्षमता काफी कम हो जाएगी। जी लेकिन माधुरी जी। सर, अगर इस मिसाइल को अपग्रेड किया जा सकेगा, यूक्रेन इस मिसाइल को अपग्रेड कर देता है, तो क्या रूस आसानी से इस मिसाइल को मात दे पाएगा? हाँ, क्या होता है कि युद्ध क्षेत्र में जब एक मिसाइल को या यूएवी को लॉन्च किया जाता है, तो उसको ढूंढना पड़ता है शूट डाउन करने के पहले। जी। तो जो तरीके हैं, आंख से देख के ढूंढ लो, कान से सुन के ढूंढ लो, रेडार लगा के ढूंढ लो। अब रेडार तो सब जगह डिप्लॉय नहीं किए जा सकते, जी। क्योंकि किसी भी देश की फौज के पास इतने सैकड़ों हजारों रेडार होते नहीं हैं। तो क्या होता है कि आमतौर पे जो युद्ध भूमि में जवान हैं, उनके जो कमांडर्स हैं, वो आंखों से ढूंढते हैं, कान से सुनते हैं। अब ट्रेमलिना की जो इंजन है, एयर ब्रीदिंग इंजन है, पल्स जेट इंजन, वो शोर भी बहुत मचाती है, यानी आसानी से कान से सुनी जा सकती है। जी। तो एक पोस्ट का जो जवान है उसको सुन लेगा, तो वो अपने पीछे की पोस्ट के जवान को वायरलेस पे तुरंत बता देगा कि देखो, इस दिशा में एक ट्रेमलिना उड़ रही है, इतनी ऊंचाई पर उड़ रही है, और इतनी स्पीड से उड़ रहा है। इसी तरह से ट्रेमलिना का जो इंजन है वो बहुत गर्म हवा पैदा करता है। तो पहले भी देखा गया है कि चाहे दिन का समय हो या रात का समय हो, उसकी इंफ्रारेड सिग्नेचर इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि जमीन से फायर करने वाले जो मैन पैड्स होते हैं, यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स, मिसाइलें जो कि शोल्डर से लॉन्च करते हैं, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, जी। उनके इंफ्रारेड सिस्टम इसको आसानी से पकड़ पाते हैं। जी। तो दो कमजोरियां हैं। शायद यूक्रेन कोशिश करेगा कि इसके इंजन की आवाज कम हो जाए, शायद यूक्रेन कोशिश करेगा अपग्रेडेशन के टाइम पे इसका इंफ्रारेड सिग्नेचर थोड़ा हल्का हो जाए। बिल्कुल जी। सर, लेकिन यहाँ पर अगर हम रूस की बात करें तो जाहिर सी बात है, अगर इस युद्ध में रूस की बात आती है तो रूस फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और कहीं ना कहीं इसका तोड़ भी रूस निकाल ही लेगा। लेकिन अगर अमेरिका की बात की जाए इस युद्ध को लेकर, तो ये माना जा रहा था कि ट्रंप के आने के बाद शायद इस युद्ध में शांति स्थापित होगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों की हम बात करें तो व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप के बीच तनातनी भी देखी गई है। ऐसे में यूक्रेन भी यह आशंका जता रहा है कि कहीं ट्रंप हाथ ना पीछे खींच ले। तो क्या स्थिति बनती हुई नजर आएगी ट्रंप के आने के बाद? जी हाँ माधुरी जी, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं 5 साल के लिए राष्ट्रपति बन रहे हैं। जी। तो दूरदर्शिता उनको दिखानी पड़ेगी। जी। दूरदर्शिता इसी में है कि वो इस युद्ध को आस्ते आस्ते या तो कम कर दें, या सीज फायर करा दें। इसके पहले भी तो युद्ध चल रहा था, तो अगर युद्ध इसी तरह से चलता रहा तो ट्रंप के जो एडवाइजर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने उनको वोट दिया, वो बोलेंगे अगर युद्ध वैसे ही चल रहा है जैसे जो बाइडेन के समय में चल रहा था, इन्होंने क्या खास काम किया। दूसरा ऑप्शन ट्रंप के पास है कि वो इस युद्ध की विभीषिका को और बढ़ा दे, जिसके लिए उन्हें यूक्रेन को, जेलेंस्की को और ज्यादा मात्रा में और भयंकर हथियार देने पड़ेंगे। लेकिन अमेरिकन पब्लिक जो है अपने टैक्स पेयर्स मनी से और ज्यादा सपोर्ट यूक्रेन को नहीं देना चाहती है। ये समझना पड़ेगा कि यूक्रेन, ये जो जितने हथियार अमेरिका यूक्रेन को दे रहा है, यूक्रेन के आवाज में कोई पैसा नहीं अभी तक पेमेंट किया है। ये सारा उधार का सामान है। इसका जो डॉलर है वो यूक्रेन को अगले कुछ सालों में वापस पे बैक करना पड़ेगा। तो अमेरिका की आम जनता, टैक्स पेयर्स, रिपब्लिकन पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, वो भी नहीं चाहते कि अमेरिकन टैक्स पेयर्स के पैसे से ये युद्ध और लंबा चले। तो ट्रंप के पास एक ही विकल्प है कि आस्ते आस्ते युद्ध को या तो बंद कर दें या सीज फायर करा दें। उनके पास बहुत अच्छा तरीका है। व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप की सुनने को तैयार ही नहीं है। हाँ, ये पश्चिमी मीडिया ऐसे कह रही है कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसमें अंदर की बात समझनी पड़ेगी। अंदर की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन दोनों को ही मालूम है कि 20 जनवरी के बाद आस्ते आस्ते सीजफायर की तो बात करनी पड़ेगी। पहले बैकडोर में चलेगी, यानी पृष्ठभूमि में चलेगी। तो पुतिन अपनी मांगों को और ज्यादा बढ़ाकर या पुतिन और ज्यादा हमले करके सिर्फ अपनी मजबूती को बढ़ा रहे हैं, ताकि जब बातचीत हो तो वो एक मजबूत स्थिति से बात
कर सकें, ताकि यूक्रेन को, जेलेंस्की को मौका ना मिले बातचीत के दौरान अपना दावा ज्यादा स्ट्रांग करने का। पुतिन चाहते हैं कि वो एक कड़ा रुख अख्तियार करने की एक छवि पेश करें, जिससे कि जेलेंस्की मजबूर होकर अपने को जरा नरम करके सीज फायर करने के लिए तैयार हो जाएं। जी, लेकिन सर इसमें क्या भारत की अहम भूमिका देखी जा सकती है? क्योंकि अगर हम यूक्रेन की बात करें तो कहीं ना कहीं भारत की तरफ जो झुकाव है वो बहुत ज्यादा सकारात्मक है, और अगर यहाँ पर रूस की बात की जाती है तो रूस भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सकारात्मक झुकाव लेकर भारत की ओर चल रहा है। और एक जो हमने तस्वीर देखी है रूस और भारत की, वो भी बहुत ज्यादा खास रही है। तो ऐसे में भारत की भी भूमिका देखी जा सकती है इस युद्ध में? इस युद्ध में खासतौर से युद्ध को समाप्त करने में, और युद्ध के समाप्त होने के बाद क्या होता है उसमें भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। जी। इसका बहुत बड़ा कारण है कि भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों से है जो कि तीनों देशों से बात करता है। दुनिया के ज्यादातर देश अमेरिका यूक्रेन से बात करते हैं, लेकिन रूस से नहीं बात करते, उनकी इज्जत नहीं है रूस में। दुनिया के ज्यादातर कई देश ऐसे हैं जो कि रूस से बात कर सकते हैं, लेकिन पश्चिमी देश या यूक्रेन उनको कोई तवज्जो नहीं देता है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। भारत जो है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, श्री एस जयशंकर विदेश मंत्री, इनकी तीनों देश में एक पैठ है, एक विश्वास का माहौल वो हासिल कर सकते हैं। अब भारत ने तो ये भी कह दिया कि अगर दरकार पड़े तो भारत तीनों देशों की मध्यस्थता भारत की भूमि पे करा सकता है। वो भारत में किसी भी जगह को अपना वेन्यू चूज कर लें, अमेरिकन, रशियन और यूक्रेन के जो प्रतिनिधि वो आ जाएं, भारत उनको बातचीत कराने के लिए एक माहौल दे देगा, एक कहते हैं ना मेडिएटर का रोल अदा कर देगा। तो हमारी एक विश्वसनीयता है इस वक्त। जी, लेकिन सर अगर यहाँ शांति स्थापित रही होती है, इस युद्ध में शांति स्थापित रही होती है, अगर अमेरिका यूक्रेन से अपना हाथ पीछे खींच लेता है तो ये भी कहा जा रहा है वहां ब्रिटेन और फ्रांस भी पीछे हट जाएंगे। ऐसे में यूक्रेन तो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। जी हाँ, इस युद्ध में यूक्रेन जो है, अगर उसको समझिए 100 हथियार मिल रहे हैं, तो उसमें से 80 हथियार तो दे रहा है अमेरिका, दे रहा है। 10 समझिए इंग्लैंड देता है, 10 फ्रांस दे देता है। फ्रांस और इटली भी थोड़ा थोड़ा दे देते हैं, लेकिन 100 में से 80 हथियार तो अमेरिका से ही आ रहे हैं। अमेरिका हाथ पीछे खींच लेगा तो इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इनके पास इतनी ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, इनके पास इतने ज्यादा हथियार नहीं है, और ना ही इनके पास उस तरह की फंडिंग है, सरप्लस बजट जिसे कहते हैं, जिससे कि वो यूक्रेन को मदद कर सके। तो अगर अमेरिका, देखिए अमेरिका जब हम कहते हैं कि हाथ खींच लेगा, हाथ पूरी तरह से नहीं खींचेगा, सिर्फ इतना करेगा कि ठीक है, कल 80 हथियार दिए, परसों 70 हथियार दिए, उसके अगले हफ्ते मात्र 50 हथियार दिए। यानी अमेरिका यूक्रेन की मदद करता रहेगा ताकि वो कोलैप्स ना हो जाए, एकदम हार ना जाए, रूस की फौज एकदम दौड़ते दौड़ते कीव तक ना पहुंच जाए। लेकिन हाँ, अमेरिका थोड़ा सा हथियारों की थोड़ी सी कटौती कम कर देके, कहते हैं ना पानी के नलके का टूटी थोड़ा सा बंद कर दो, ताकि पानी भी आता रहे और फुल फोर्स से भी ना आता रहे, कम कम पानी आता रहे। जी, लेकिन सर जैसे कि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं और स्थिति को बेहतर समझते हैं, अगर आप पूरे युद्ध का आकलन देखें, आकलन लगाएं, तो आपको कैसी स्थिति नजर आ रही है कि कभी शांति स्थापित होगी या फिर नहीं होगी? क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक कहीं उम्मीद दिखती है शायद अब रूस पीछे हटेगा, यूक्रेन पीछे हटेगा, लेकिन फिर दूसरे ही पल में जो स्थिति होती है वो एकदम बदल जाती है। देखिए माधुरी जी, यूक्रेन थक चुका है, रूस भी थक चुका है। दुनिया में अगर हम सबसे लंबे लंबे युद्ध की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध 4 साल चला, द्वितीय विश्व युद्ध 5 साल चला, कोरियन युद्ध 3 साल चला, वियतनाम का युद्ध जो है वो तकरीबन 10 साल चला, अफगानिस्तान का युद्ध भी काफी लंबे समय तक चला। लेकिन क्या होता है कि सारे युद्ध एक बार आस्ते आस्ते खत्म हो जाते हैं। ऐसा कोई भी युद्ध नहीं है जो कि
असीमित अनिश्चित समय तक चला हो, क्योंकि उभय पक्ष थक जाता है। देखिए, हथियार तो मिल जाते हैं, लेकिन लड़ने वाले सोल्जर्स नहीं मिलते। यूक्रेन के लोग बहुत बहादुर हैं, रूस के लोग बहुत बहादुर हैं, दोनों ही अपने फादरलैंड मदरलैंड से बहुत ही प्यार करते हैं, जी। लेकिन उनके पास युवाओं की कमी है जो कि युद्ध ज्वाइन कर सके। जबरदस्ती लोगों को गली से, मोहल्ले से, रास्ते से उठाकर लड़ाई के क्षेत्र में ले जाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल सर, देखना होगा कि आने वाले समय में कैसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं, शांति स्थापित होती है या फिर नहीं होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कैसी तस्वीरें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।